नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो हैरानी हुई। $5 बिलियन की सक्सेस स्टोरी है ये, और ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का वो मेडल है जिसे हर प्रेस रिलीज में चमका चमका कर पेश किया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि भारत को अपना बेस्ट परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम मिल गया है। लेकिन आप जरा ठहर कर सोचिए, ये सक्सेस स्टोरी आखिर किस फसल की है? गेहूं का नहीं, चावल का नहीं, गन्ने का बिल्कुल नहीं। ये सक्सेस स्टोरी भैंस के मांस की है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक डेटा को आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि वित्त वर्ष 25-26 में भारत ने $5.1 बिलियन का बफेलो मीट एक्सपोर्ट किया, पिछले साल के मुकाबले 25.6% का सीधा उछाल। और अगर आपको लग रहा है कि ये यहीं रुक गया तो सुनिए, इसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून 26 में ये ग्रोथ 66.6% रफ्तार से बढ़ी। बधाई हो, हम ग्लोबल लीडर बन गए भैंस का मांस बाहर बेचने। लेकिन अब इसी हफ्ते छपी दूसरी हेडलाइन पर आप नजर डालिए, आपको सरकार की कलई खुलती हुई दिखाई देगी। दुनिया भर में बज रहे इस डंके के बीच सरकार अचानक शुगर यानी चीनी पर लगे 100% इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने का पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रही है। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों में से एक है, आज विदेशी चीनी के लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर है। तो सवाल यह है कि जिस देश में भैंस के मांस के एक्सपोर्ट में वियतनाम से लेकर मिस्र तक झंडे गाड़े जा रहे हैं, वो अपनी थाली की सबसे बेसिक चीजों के लिए इंपोर्ट की कतार में क्यों खड़ा है? इस रिपोर्ट के अंत तक आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत की तथाकथित सक्सेस स्टोरीज महज एक इल्यूजन है। आप समझेंगे कि क्यों हमारी ग्रोथ सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में दिख रही है जहां सरकार ने खुद कोई दखलंदाजी नहीं की, जबकि हमारी असली फूड इकोनॉमी गेहूं, गन्ना, मक्का और दाल एक सोचे समझे पॉलिसी संकट में डूब जा रही है। आज मैं आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहा हूं जिसे हर मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल ने आपसे छिपा कर रखा। आज हम बात करेंगे फूड वर्सेस फ्यूल की, और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जो साबित करेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देख रहे हैं। कहानी समझने के लिए पहले हमें उस तस्वीर को देखना होगा जो कैमरे के पीछे है। हमें अभी तक बताया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम दुनिया का पेट भर सकते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि इस कृषि प्रधान देश की हैसियत ग्लोबल मार्केट में क्या है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फूड प्रोड्यूसर है। हमारे पास विविधता है, जमीन है, क्षमता है, लेकिन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 3% से कम है। क्यों? क्योंकि सरकार निकम्मी है, पॉलिसी बनाने वाले दिमाग से पैदल हैं, विजनलेस। क्यों? क्योंकि अनाज उगाना एक बात है और उसे उस क्वालिटी का उगाना जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरी उतरे वो बिल्कुल अलग है। जरा इन रिजेक्शंस की लिस्ट देखिए आप ध्यान से। यूरोपियन यूनियन EU हमारे कृषि उत्पादों को सीधा रिजेक्ट करता है, कारण पेस्टिसाइड के गंभीर उल्लंघन। जापान हमारे कंसाइनमेंट्स वापस भेज देता है, कारण डिसइंफेक्शन में भारी कमियां। चीन क्वालिटी पर सवाल उठाता है और GMO के अंश मिलने का हवाला देता है। और हांगकांग जैसे मार्केट्स हमारे प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड जैसे केमिकल खोज निकालते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया हमें एक सप्लायर के तौर पर नहीं बल्कि एक रिस्क के तौर पर देख रही है। सरकार सो रही, तारीफ कर रही है अपनी। लेकिन इसी बीच एक सेक्टर ने इस क्वालिटी गेम को हैक कर लिया, और वो सेक्टर कौन सा है? बफेलो मीट, भैंस का मांस। डेटा बताता है कि भारतीय भैंस के मांस की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ी। हमने अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई किए हैं और आज ब्राजीलियन बीफ के सामने भारतीय भैंस के मांस की यूनिट वैल्यू कड़ी टक्कर दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात, लाइव स्टॉक इकोनॉमी के लिए ये एक लॉजिकल कदम है। बफेलो मीट एक्सपोर्ट की ग्रोथ इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ नॉन मिल्क यील्डिंग यानी वो जानवर जो अब दूध नहीं दे सकते, वो कलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वेज की वकालत करने वाली सरकार की नॉन वेज पॉलिसी है। यानी इस सेक्टर में हम कोई खेती योग्य जमीन नहीं लगा रहे हैं, हम सिंचाई का पानी नहीं झोंक रहे हैं, हम एक बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस सेक्टर में जमीन, पानी या फसल का डाइवर्जन नहीं होता, वहां हम ग्लोबल लीडर बन गए। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा और सबसे भयानक हिस्सा देखिए, जहां हमने अपनी नीतियां लगाई, जहां हमने सब्सिडी बांटी और जहां हमने जमीन और पानी दोनों झोंके, वहां हम पूरी तरह से फेल हो गए। आपको लगता होगा ये सिर्फ खराब खेती या मौसम की मार है, सोच रहे होंगे कि ये महज एग्रीकल्चर इनकॉम्पिटेंस है,
लेकिन ऐसा नहीं है। असली खेल मौसम का नहीं, पॉलिसी का खेल है, दिमागी पैदल लोगों का खेल है। चलिए बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने हमारी फूड सिक्योरिटी की कमर तोड़ दी। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, बहुत चर्चा हुई इसकी, अभी भी हो रही है। सरकार ने तय किया कि हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएंगे, जिसे E20 कहा जाता है। सुनने में ये किसी विजनरी लीडर का ड्रीम प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन डेटा कोई सपने नहीं देखता, वो सिर्फ सच बोलता है। क्या आप जानते हैं कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने की कीमत वास्तव में क्या है? फूड सेक्रेटरी के अपने आंकड़े कहते हैं मक्के से 1 लीटर एथेनॉल बनाएंगे तो 4670 लीटर पानी लगेगा, और अगर ये एथेनॉल गन्ने से बन रहा है तो 3630 लीटर पानी की बलि देनी पड़ेगी। जरा इस नंबर को दिमाग में बिठाइए, 4670 लीटर पानी, और ये मक्का उगाया जा रहा है वो इलाके जहां जमीन के नीचे पानी पहले से ही दम तोड़ रहा है। 21-22 से 24-25 के बीच देश में मक्के का उत्पादन सालाना 8.8% की दर से बढ़ा। इसके लिए जो जमीन इस्तेमाल हुई उसमें भी बड़ा इजाफा हुआ, लेकिन ये जमीन आई कहां से? आसमान से आ गई? नहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वो जमीन जहां पहले दालें, सोयाबीन और कॉटन उगाए जाते थे, उसे मक्के की खेती में डाइवर्ट किया गया, किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पे। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक भयानक चेन रिएक्शन हुआ। जिस जमीन पर दाल और तिलहन उगाने थे, वहां डिस्टिलरीज के लिए फीड स्टॉक तैयार किया जाने लगा। परिणाम, 24-25 में भारत ने 16 मिलियन टन एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया। हमारी दालों का इंपोर्ट 7.3 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। और ये सिर्फ पानी और जमीन की बर्बादी नहीं, ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा मजाक है। जब कच्चा तेल, क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल के आसपास होता है, तो E20 प्रोड्यूस करना सामान्य पेट्रोल बनाने से ज्यादा महंगा पड़ता है। E20 सिर्फ तभी इकोनॉमिकली होता है जब क्रूड की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके अलावा E20 पेट्रोल के मुकाबले केवल 14% एनर्जी यील्ड देता है। यानी आप जो ईंधन बना रहे हैं वो न सिर्फ आपकी गाड़ियों का माइलेज घटा रहा है, बल्कि वो आर्थिक रूप से भी एक घाटे का सौदा है। फिर भी डिस्टिलरीज को गारंटीड ऑफटेक मिलता है। तो अगर ये घाटे का सौदा है, पानी पी रहा है और हमारी दाल रोटी छीन रहा है, तो ये पॉलिसी चल क्यों रही है? यहीं पर वो डॉक्यूमेंट आता है जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया था शुरुआत में। क्यों चल रही है ये सब? ध्यान से देखिए इस हेडलाइन को। इसमें लिखा है, इंडिया इज कंसीडरिंग मेजर्स टू बॉल्स्टर sugar supplies, potentially allowing overseas shipment for the first time in nearly a decade. भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर कंज्यूमर और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अब चीनी के इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स मिल चीनी की कीमतें 5400 से 5500 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 60 रुपए किलो चीनी मिल रही है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक यही वो राज्य हैं जहां मक्का उगाया जा रहा है, और यही वो राज्य हैं जहां शुगर मिल्स का सबसे बड़ा नेक्सस है। खेल बहुत साफ है, वही जमीन, वही पानी, वही संसाधन, लेकिन अब उनके बीच एक खतरनाक कंपटीशन है। क्या वो इंसान का पेट भरेंगे या फिर वो फैक्ट्रियों में एथेनॉल बनकर गाड़ियों की टंकी में जाएंगे? जवाब है टंकी में, क्योंकि सरकार ने डिस्टिलरीज को मुनाफे की गारंटी दी। वो अलग बात है कि गाड़ियों का पेट भले भरें, गाड़ियां बर्बाद हो जाए। आप दाल और खाद्य तेल पर विदेशी निर्भरता बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना है कि आप क्रूड इंपोर्ट बचा रहे हैं। असली नेक्सस यही है। सरकार जिस सेक्टर की सक्सेस स्टोरी गाती है, जैसे भैंस का मांस, वो वही सेक्टर है जहां पॉलिसी ने कोई कृत्रिम हस्तक्षेप नहीं किया, कोई डिस्टॉर्शन पैदा नहीं किया, लेकिन जहां पॉलिसी ने जबरदस्ती डायरेक्शन मोड़ा, जैसे गन्ने और मक्के को फ्यूल की तरफ धकेला, वहीं हमें कटोरा लेकर ग्लोबल मार्केट में खड़ा होना पड़ा। एक लाइन की बात यह है कि जहां सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ती है, सरकार फेल हो जाती है। जहां सब भगवान भरोसे होता है अपने आप, वहां सरकार बच जाती है, जैसे भैंस के मांस का एक्सपोर्ट। अब कहा जाएगा कि सरकार तो ये सब विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स बचाने के लिए कर रही है। क्रूड इंपोर्ट कम होगा तो देश को ही तो फायदा होगा। ये वो डिफेंस है जो मेन स्ट्रीम चैनल के एक्सपर्ट्स शाम 8 बजे के प्राइम टाइम में बैठकर चीख चीख कर आपको बताते हैं। इस डिफेंस की डेटा से जब आप तुलना करेंगे तब आपको सच समझ में आएगा। अगर हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग से क्रूड इंपोर्ट बचाया भी, तो हमने उससे 30 गुना ज्यादा पैसा खाद्य तेल और दालों को इंपोर्ट करने में फूंक दिया, तो आखिर हमने क्या बचाया? हम एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में लुटा रहे हैं। और दुनिया बेवकूफ नहीं है।
ग्लोबल मार्केट, इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स इस सक्सेस स्टोरी के खोखलेपन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इसी हफ्ते बैंक ऑफ अमेरिका के फंड मैनेजर सर्वे ने एक चौंकाने वाला वर्डिक्ट दिया। इस सर्वे ने भारत को एशिया का सबसे कम पसंदीदा स्टॉक मार्केट यानी लीस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट घोषित किया। यहां तक कि हमने इंडोनेशिया को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। इस सर्वे में शामिल दुनिया भर के फंड मैनेजर्स भारत पर नेट अंडरवेट हैं और इसकी वजह सिर्फ एआई एक्सपोजर की कमी नहीं है। इसकी असली वजह है कमजोर ग्रोथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भारी कमी और बिना मजबूत आधार के ओवर वैल्यूएशन। ये कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है, ये उन 98 फंड मैनेजर्स का कलेक्टिव वर्डिक्ट है जो दुनिया भर का $272 बिलियन मैनेज कर। वो देख रहे हैं कि जिस देश की एग्रीकल्चर पॉलिसी फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालकर डिस्टिलरीज को फायदा पहुंचा रही हो, वहां लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल हेल्थ कभी स्टेबल नहीं हो सकती। क्या हम उन नंबर्स को हाईलाइट कर रहे हैं जो सिर्फ कैमरे के सामने और प्रेस रिलीज में अच्छे लगते हैं, जबकि जो नंबर हमारी असली आर्थिक हैसियत बताते हैं, जैसे हमारा बढ़ता इंपोर्ट बिल, आसमान छूती फूड इन्फ्लेशन और गिरता हुआ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, उन्हें पूरी तरह साइडलाइन किया जा रहा है। जब ईयू पेस्टिसाइड के नाम पर आपका गेहूं वापस भेज देता है, जब चीन क्वालिटी के नाम पर आपके एग्री प्रोडक्ट रिजेक्ट करता है, तो आप भैंस के गोश्त के $5 बिलियन के आंकड़े के पीछे नहीं छिप सकते, और वो भी तब जब आप सनातन की बात करते हैं। तो आज का कड़वा सच क्या है? पहला, भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग एग्री एक्सपोर्ट वो है जो कोई जमीन और पानी डाइवर्ट नहीं करता, भैंस का मांस। 2, जहां पॉलिसी ने हमारे खाने को फ्यूल फीड स्टॉक बनाया, गन्ना और मक्का, वहां हम भयानक रूप से इंपोर्ट पर निर्भर हो गए। 3, 100% शुगर ड्यूटी अब रोल बैक होने की कगार पर है, क्योंकि घरेलू सप्लाई चेन पूरी तरह टूट चुकी है और कीमतें 5500 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। और 4, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भारत से अपना मुंह फेरना शुरू कर दिया। अब आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप अगली बार जब पेट्रोल पंप पर जाएं और E20 पेट्रोल भरवाएं तो इस बात पर गर्व महसूस करें कि आप क्रूड इंपोर्ट बचा रहे हैं, या फिर इस बात को समझें कि उस 1 लीटर एथेनॉल के लिए 4670 लीटर जमीन का पानी सूख चुका है और उसी वजह से आपकी थाली की दाल और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार की फूड बनाम फ्यूल पॉलिसी पर सवाल उठाना शुरू करिए, क्योंकि इनको कोई पंचायत नहीं है इससे। जहां पॉलिसी बनानी होती है फेल हो जाते हैं लोग, और भैंस के मांस के धंधे में ये लोग कामयाब हो जाते हैं। ये रियलिटी है। और शुक्रिया, आज की रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।